तोड़ने पर एफआईआर दर्ज हुई है। इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी और पल पल की जानकारी से सबसे पहले आपको हरियाणा न्यूज अपडेट कर रहा है। तो इसी बीच बड़ी जानकारी यहां पर यह है, मर्यादा तोड़ने को लेकर और गुरु घर में जिस तरीके से मर्यादा तोड़ी गई है, इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी जेजेपी कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की का यह मामला है और लगातार इस खबर को, इस मामले को हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा किसी भी राजनीतिक दलों के नेता के साथ होता है, कार्यकर्ताओं के साथ होता है, तो अपने आप में ये बड़ी गलत बात है और जितनी इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, निंदा की जानी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो धक्का मुक्की करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट। चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जसवीर सिंह जुड़ गए हैं, शिकायतकर्ता हैं। जसवीर सिंह, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे पूरा किस तरीके से माहौल बना था वहां पर, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम, क्या था पूरा प्रकरण। चलिए जसवीर जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि 5 नामजद समेत 20 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता जसवीर सिंह चहल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि जिस तरीके से गुरु के घर में यह मर्यादा तोड़ी गई है, बीजेपी और जेजेपी नेताओं के साथ धक्का मुक्की की गई है, इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है। माथा टेकने गुरुद्वारे गए थे बीजेपी कार्यकर्ता, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को धक्का देकर बाहर निकाला गया था और इस मामले को लगातार हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं और यह आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक पक्ष में और दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज्यादा यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि इलाहाबाद का उपचुनाव किस तरीके से और किस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। बीजेपी जेजेपी कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की का ये मामला बताया जा रहा है और ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस प्रकरण को लेकर, धक्का मुक्की वाले इस घटनाक्रम को लेकर लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो इलाहाबाद थाने में 5 नामजद लोगों पर केस दर्ज किया गया है। 5 नामजद समेत 20 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है। इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले आपके अपने हरियाणा न्यूज पर, और लगातार हम किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इलाहाबाद उपचुनाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, वो जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है हरियाणा न्यूज। और लगातार जिस मसले को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ तथाकथित लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो उनको गुरु के घर से बाहर निकाल देते हैं धक्का देकर। लेकिन अब इस मामले को लेकर 5 नामजद समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक बड़ी जानकारी और एक बड़ा अपडेट। फिलहाल आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल इस खबर को लेकर आपके पास अपडेट क्या है कि कैसे इस मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है? बिल्कुल यस, अगर इस घटना की बात करें तो इस घटना की चौतरफा निंदा हो रही है। तमाम जो धार्मिक संगठन है वे इसकी उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इस तरह की जो घटना है वो नहीं होनी चाहिए। गुरु घर में कम से कम गुरुद्वारा सबके लिए होता है, सर्वदा भला के नाम से जो एक जो कहा जाती है बात, वो होनी चाहिए गुरुद्वारे में। इस प्रकार की जो घटनाक्रम हुई है, अब इसी को लेकर एक नई अपडेट आपको देने जा रहे हैं, जिसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। जसवीर सिंह चहल भाजपा नेता है, उन्हें ही धक्के मारे गए थे। 2-3 और लोग लड्डा हैं जो इलाहाबाद क्षेत्र के, और इस प्रकार से वहां किया गया। अनिल चंद मेहता है भाजपा नेता, उनके साथ धक्का मुक्की गई। तमाम जो इन सारे घटनाक्रम को लेकर अब मुकदमा दर्ज हुआ है और 5 लोग जो नामजद हैं, बाकी 15-20 अन्य भी इसमें शामिल हैं। और देखने वाली बात होगी, ये प्रतिक्रिया जो है तीव्र प्रतिक्रिया इस मामले में आई है। और अब पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है, पुलिस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी को भी लोकतंत्र में वोट मांगने से रोका जाना भी एक बड़ा अपराध है। वोट की अपील किया जा रही थी और उसमें वे उसके भी बाद में गुरु घर में जा रहे हैं और ऐसे में उन्हें वहां धक्के मारे गए कुछ लोगों के द्वारा। उनमें नामजद निर्मल सिंह है, राणा है, तकरीबन 5 लोग तो नामजद हुए और 15-20 अन्य हैं। तो ऐसे में अब कड़ी
कार्रवाई की मांग जो है आसपास के लोग भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो धार्मिक संगठन की ओर से प्रतिक्रिया है कि इस प्रकार की जो हरकत है वो गुरु घर में नहीं होनी चाहिए, यही बात उठाई जा रही है। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल लगातार हम तमाम खबरों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सबसे पहले अपडेट सामने आ रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, वो जानकारी सबसे पहले आपके अपने हरियाणा न्यूज पर। इसी बीच बड़ा अपडेट यहां पर है कि माथा टेकर में ये मर्यादा तोड़ी गई है, और इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट और एक बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि इस मामले पर 5 नामजद समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। माथा टेकने गए गुरुद्वारे बीजेपी कार्यकर्ता, उनको वहां पर कुछ तथाकथित लोग होते हैं, वहां पर उनको धक्के मारकर बाहर कर दिया जाता है, और इस मर्यादा तोड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। एक बड़ा अपडेट और एक बड़ी जानकारी। फिर आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ सत्य प्रकाश जरावता जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सत्य प्रकाश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। शुक्रिया जी, शुक्रिया, धन्यवाद जी। सत्य प्रकाश जी, लगातार हम हरियाणा न्यूज तमाम खबरों को अपडेट कर रहा है और पूरी घटनाक्रम को कवर करने की कोशिश कर रहा है, और हम किसानों के साथ हैं और किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आता है, जो प्रकरण सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता वहां पर जाते हैं, गुरु के घर जाते हैं, और कुछ तथाकथित लोग वहां पर आते हैं और गुरु के घर से उनको धक्का मारकर बाहर भगा देते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, मैं अभी इलाहाबाद में हूँ जी। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है जी। यहाँ के किसान भी, यहाँ के मजदूर भी, सब लोग अब बदलाव चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का यह माहौल है। विपक्ष से कुछ हमारे साथी जो किसानों के भेष में आकर और इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता को, चाहे वहां की जनता, इनको जवाब दे, और पूरे सिरसा की जनता ने, इलाहाबाद की जनता ने उस घटना की कड़ी आलोचना की है, और इनके कारनामे लोगों के सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से इन्होंने गुंडाराज कायम किया हुआ था, इससे मुक्ति का समय आ गया है, और अब इलाहाबाद की धरती पर कमल खिलेगा, जो छत्तीस बिरादरी का होगा, गरीब का होगा, मजदूर का होगा, किसान का होगा, और एक विकल्प सरकार के साथ चलना चाहते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के साथ चलकर, और इलाहाबाद का विकास करने का वक्त आ गया है। लेकिन सत्य प्रकाश जी, आपको लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से माहौल, कुछ तथाकथित लोगों, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो कुछ राजनीतिक दल हैं, वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में और जमीनी तौर पर मुश्किलें पैदा नहीं होगी? क्योंकि अगर इस तरीके से माहौल बनेगा तो कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है, और इसके अंदर कहीं भी इस तरीके का प्रयोग जैसी ये विपक्ष के लोग करते, इस तरह नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी अपना आराम से प्रचार प्रसार कर रही है, और उन लोगों को तकलीफ है, वो जगह जगह पर रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, कभी गुरुद्वारे के नाम पे, कभी किसी जगह। मतलब कांग्रेस और जो इनेलो के लोग हैं, इन्होंने एक ये तरीका अपना लिया है कि किसान के भेष में आओ और भाजपा कार्यकर्ताओं को रोक, जबकि इलाहाबाद की जनता मन बना चुकी है, और हमारे यहाँ से गोविंद कांडा जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, वो बहुत भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे, और इलाहाबाद में कमल खिलेगा। मैं आपको इस दावे के साथ कह सकता हूँ। वो बात तो ठीक है जो आप अपनी तरफ से बात रख रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना और प्रसार करना कहीं मुश्किल तो नहीं होता जा रहा? फिलहाल भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो कठिनाई आती है, जब कोई विपक्ष का दल एक अच्छे वातावरण में चुनाव चल रहा है और उसमें विघ्न डालने का कोशिश करते हैं, तो दिक्कत तो होती है। लेकिन जब भगवान राम ने भी तपस्या की, तो असुरों ने बहुत बार उसको भंग करने का प्रयास किया, और अंततः असुरों को पराजय का सामना देखना पड़ा। ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो ये इनेलो और कांग्रेस के लोग हैं। अब इनकी जो है अति हो चुकी है।
तो ऐसे में अगर जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके से पूरा घटनाक्रम और जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, तो प्रशासन को भी, चुनाव आयोग को भी आगे आना चाहिए और तमाम जो लोग हैं जो इस तरीके से किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो एक्सपोज करना चाहिए। खुश है, एलनाबाद का, सिरसा का किसान खुश है। यहाँ के किसान सरकार के साथ चलना चाहते हैं। यहाँ के मजदूर, यहाँ के दलित, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के सब लोग सरकार के साथ चलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं, गोविंद कांडा को जिताना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है और इनके जो दुष्ट कारनामे हैं इनेलो और कांग्रेस की, इनके मनसूबे कामयाब हम किसी सोच में नहीं होने देगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से डटा हुआ है, जमा हुआ है। सत्य प्रकाश जी, आप प्रदेश में भी सत्ता में हैं और केंद्र में भी सत्ता में हैं, लेकिन अगर इस तरीके से कठिनाई चुनाव प्रचार करने में अगर सामने आ रही है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इस तरीके से माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो तमाम एजेंसियां आपके सामने हैं, तमाम एजेंसियां आपके हाथ में है। वही मैंने आपको कहा कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। जो काम करना है चुनाव आयोग करेगा। ये चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, शांतिप्रिय माहौल देना, ये चुनाव आयोग का काम है। और उन्होंने जो गलत करना उनकी सब चुनाव आयोग के संज्ञान में है, उन पर कार्रवाई भी निश्चित तौर पर होगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो घटनाक्रम ये सामने आया है, आप ये मानते हैं कि ये जो किसान है या फिर जो तमाम जो कुछ लोग हैं वो इस तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ के किसान, सिरसा और एलनाबाद के किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं, माननीय मनोहर लाल जी के साथ चलना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, सत्य प्रकाश जो लोग कर रहे हैं किसी के बहकाव में आके कर रहे हैं, कुछ लोग जो कर रहे हैं तो वो लोग वो हैं जो इनेलो और कांग्रेस के कार्यकर्ता है। आपको लग रहा है कि जो लोग इस तरीके से माहौल क्रिएट कर रहे हैं उनको कुछ फायदा मिल पाएगा इसका? फायदा नहीं, उनका नुकसान होगा। चुनाव आयोग अपनी कार्रवाई करेगी और इलाहाबाद की जनता अपनी कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ। चलिए, सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रवक्ता होने के नाते अपनी बात रखने के लिए। तो गुरु घर में यह मर्यादा तोड़ी गई है। इसी बीच बड़ा अपडेट यहां पर यह है, बड़ी जानकारी है कि इलाहाबाद थाने में 5 नामजद समेत 20 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है और चुनाव आयोग भी और प्रशासन भी इस पूरे घटनाक्रम को और इलाहाबाद उपचुनाव में जो तमाम जो जानकारियां सामने आ रही है उसको बड़े बारीकी से देख रहा है। चलिए, आपको बता दें कि लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, रवि कालीरमन। जिस तरीके से इसी बीच एक बड़ा अपडेट यहां पर यह सामने आया है, जो घटनाक्रम हुआ है, ये जो प्रकरण हुआ है, उसमें 5 नामजद समेत 20 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया है। बिल्कुल, ये देखिए 5 नामजद और 20 अन्य जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आते हैं। जिस प्रकार से उनका जो उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, कहीं ना कहीं अब उनकी पुलिस जो है तहकीकात करेगी उन लोगों की क्या क्या भूमिका वहां रही है। ये कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं या किसी अन्य पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या किसी के बहकावे में आए हुए जो लोग हैं वो इस प्रकार की जो हरकत वहां कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जिस प्रकार की ये जो घटना यहाँ इलाहाबाद में हुई या क्या पूरे प्रदेश में ऐसी कोई घटना हुई है या नहीं हुई, क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जो भी तमाम गुरुओं के घर हैं, ये जो भी जो है मत्था टेकने की जगह है, वहां तमाम जो लोग जाते हैं वो सबको एक समान माना जाता है। वो चाहे किसी समाज से हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कितने भी बड़े पॉलिटिशियन हो, तो तमाम जो लोग हैं उनको एक समान माना जाता है। ऐसे में ऐसी घटना शर्मसार जो है करने वाली है। कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जो घटना इलाहाबाद हुई है वो इसकी निंदा करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो जिस प्रकार से किसानों को ब्लेम किया जा रहा है, कम से कम हम पूरी जिम्मेदार, हरियाणा न्यूज जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता है कि ऐसे जो लोग हैं वो कम से कम किसान नहीं हो सकते। क्योंकि जिस प्रकार से हमने कवर किया है, हमने देखा है 10 महीने, तो ऐसे लोगों की भूमिका कहीं ना कहीं सामने नहीं आई। किसानों की ऐसी जो रणनीति है, ऐसी जो मारपीट वाली जो है हरकतें हैं वो कम से कम सामने नहीं आई। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान जो छुटपुट घटनाएं हुई थी उनके खिलाफ जो है किसान जो नेता हैं या किसान एसकेएम है उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि ये हमसे जुड़े हुए लोग नहीं हैं। अगर ऐसे जो लोग हैं
ऐसी हरकतें जो लोग करते हैं हम उनके खिलाफ हैं, आप जरूर उन पर कानूनी कार्रवाई करें। अब संयुक्त किसान मोर्चा है वो किस प्रकार की कार्रवाई करता है इस पूरे घटनाक्रम पे। एक तो ये धार्मिक मामला हो गया है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसान जो हैं वो संदेह के घेरे में आ रहे हैं किसी राजनीतिक दल या किसी अन्य लोगों के बहकावे के कारण, तो ऐसे में किसानों को भी सामने आकर अपनी जो है सफाई या और जो तमाम जो चीजें हैं उन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो इस घटना के पीछे हैं। अब 5 नामजद हैं, 20 अन्य हैं, उनकी तहकीकात की जानी चाहिए, उनके बारे में जानकारी जुटाई जानी चाहिए कि ये लोग कौन थे और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर फिलहाल चुनाव आयोग जो किस किसान है तरीके किसानों से ने पूरे साफ कर मामले दिया को कि देख रहा है हम और अब तक क्या कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, और इन तमाम चीजों को देखने के लिए ताकि आगे से इस तरह का घटनाक्रम ना हो, प्रकरण ना हो और नफरत का माहौल जिस तरीके से इलाहाबाद उपचुनाव में फैलाया जा रहा है और एक पार्टी के खिलाफ एक पार्टी के पक्ष में जिस तरीके से माहौल बनाने की और कोशिश की जा रही है, ऐसा ना हो और चुनाव प्रभावित ना हो। फिलहाल चुनाव आयोग की यहाँ पर भूमिका किस तरीके से है? देखिए, चुनाव आयोग जो है वो उनकी भूमिका बिल्कुल साफ है। वो किसी प्रकार का उपद्रव यहां नहीं होने देना चाहता। किसी प्रकार के जो दबाव की राजनीति होती है, दबाव के चलते जो वोट पोलराइज किए जाते हैं, वो इस प्रकार की घटना यहां नहीं होने देना चाहता। ऐसे में सिक्योरिटी व्यवस्था की मैं बात करूं तो कि सिक्योरिटी व्यवस्था पूरे इलाहाबाद। रवि आपके पास लौटेंगे, लगातार आप नजर बनाए रखिए चूंकि हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिकायतकर्ता जसवीर चहल जुड़ गए हैं। जसवीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी जसवीर जी, आपसे जानना और समझना चाहेंगे उस वक्त किस तरीके का माहौल था, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं गुरु घर जाते हैं लेकिन कुछ लोग वहां पर आते हैं और धक्का मार के वहां पर बाहर कर देते हैं लोगों को। आपसे पूरा प्रकरण ये समझना चाहेंगे हम। हमने जी गुरु घर में जाने का, गुरु घर में जा रहे थे मत्था टेकने के लिए जी। अब हमारी श्रद्धा है गुरु घर में, हम वहां जाते हैं, पहले भी जाते रहते हैं और हम वहां जाने लगे गुरु घर में तो वहां उपद्रवी तत्व आए जी। और उन्होंने हमारा बीच में, हम जैसे ही बीच में पहुंचे तो पीछे से ज्यादा लोग घुस गए और हमारे साथ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया और हमारे साथ वहाँ बहुत गंदा बर्ताव किया उन लोगों ने, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे समाज में इस जगह को कोई स्थान नहीं है जी। हमारे समाज में हम हमेशा सब लोगों का आदर और सम्मान करते हैं, हम किसी की अपेक्षा नहीं करते, हम किसी का कोई गलत बात किसी को नहीं कहते। उन लोगों द्वारा सब लोगों को, वहाँ हमारा कैंडिडेट भी मेरे साथ में था गोविंद जी कांडा जी, और उनको भी गलत भाषा का प्रयोग किया गया और रास्ता रोका गया हमारा और धक्का मुक्की की गई उसमें और बहुत ही उन्होंने मान लो गलत तरीके से हमारा जो है ना चुनाव जो प्रजातंत्र है उसको प्रजातंत्र को ठेस पहुंचाने का काम किया हम लोगों ने। जी, आपको लग रहा है कि ये किसान हैं जो विरोध कर रहे थे इस तरीके से, किसान लग रहे हैं आपको या फिर आप फिलहाल क्या नजरिया रखते हैं, चूंकि आपने शिकायत भी दर्ज करवाई है? जी, ये सब पार्टियों के लोग हैं जी, ये दूसरी पार्टियों, विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, उनको जो हमारे काम है वो रास नहीं आ रहे, सरकार द्वारा जो जनहित के कार्य की जा रहे हैं वो उनको अच्छे नहीं लग रहे। आपको लग रहा है जिस तरीके से आप ये आरोप लगा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों पर, तो उनको कुछ फायदा हो पाएगा इससे, चूंकि एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि किसान भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं और इस नैरेटिव के जरिए परसेप्शन खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके ये लोग हैं, तो उनको कुछ फायदा मिल पाएगा आपके हिसाब से? हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि इन शरारती तत्वों को कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे जो अधिकार है, हमारा वोट मांगने का अधिकार, और हम लोगों पे कहीं भी जा सकते हैं, उस अधिकार को ये मान लो छीनने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग कोई भूमिका निभा रहा है यहाँ पर, चूंकि ये जानकारी ये भी सामने आ रही कि इलाहाबाद थाने में 5 नामजद समेत 20 लोगों पर FIR दर्ज हुई है और शिकायतकर्ता आप ही हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल हमने किया है। मान लो अभी तक तो कार्रवाई कोई हुई नहीं, जब कार्रवाई होगी तो हम देखेंगे। हम इसी प्रयास में ये जल्द कार्रवाई हो तो इसका माहौल, चुनाव का जो माहौल है वो ठीक हो पाए। आपको लग रहा है कि जी, आपको लग रहा है कि FIR दर्ज कराने के बाद आगे से जो अभी चुनाव प्रचार का दिन बचा है, आगे कोई ऐसी घटना नहीं देखने को मिलेगी? नहीं, हमें पहले कैसे श्योर कर सकते हैं, ये तो चुनाव आयोग का काम है। हम तो ये चाहते हैं कि ये चुनाव शांतिपूर्ण हो। कई लोग मान लो हिंसा करें तो ऐसी बात अच्छी नहीं है, समाज के दृष्टि से अच्छी नहीं है। चुनाव तो आएगा चला जाएगा, समाज में रहना है सभी को।
लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वहां पर किस तरीके के वो लोग थे, क्या भेष था उनका, आपसे पूरी बात ये समझना चाहेंगे। नहीं, भेष तो वो सारे सारे ऐसे हैं, मान लो वो कईयों के मुंह ढके हुए थे, सिर पर कोई बांध रखा था मुंह पे, उनकी पहचान आ रही है, हमने वो भी सब पसंद कर लिया है, उनको पहचान कर ली है जी और उन लोगों ने मान लो जो है ना माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है जी। और वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले वोट मांगने न जाए कहीं, लोगों में इतना डर और भय का माहौल पैदा कर रही है कि लोगों को घर से निकलने में डर लग रहा है। चलिए जसवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात रखने के लिए। तो हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता जसवीर चहल जुड़े हुए थे, उन्होंने ही इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है एलनाबाद थाने में, जिसमें 5 नामजद और 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। और लगातार हम तमाम खबरों से आपको अपडेट कर रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे पहले जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी वो एफआईआर की कॉपी थी, और ये जो तस्वीर अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है, तो एफआईआर की कॉपी की ये तस्वीर आप देखिए। इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी ये सामने आ रही है कि 5 नामजद समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। और पूरा घटनाक्रम यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गुरु घर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन कुछ तथाकथित लोग वहां पर पहुंचते हैं और धक्का मारकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल देते हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक नफरत का माहौल, एक नफरत का संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार ये बात कही जा रही है कि किसान नहीं हो सकते, किसान ऐसा नहीं कर सकता। और तमाम खबरों को सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता रवि कालीरमन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि कालीरमन, जसवीर चहल ने अपनी बात रखी, उन्होंने जिस तरीके से बताया, कुछ इस तरह की वेशभूषा में लोग वहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने पूरा मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था। हालांकि उन्होंने पहचान कर ली है, चिन्हित कर लिया है और एफआईआर भी दर्ज करा दी है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि पॉलराइजेशन और नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और लोकतंत्र में इस तरह का माहौल बनाने की किसी को भी स्वीकार्यता नहीं है, खास तौर पर चुनावों के वक्त। तो बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार का जो माहौल एलनाबाद का होता जा रहा है, काफी सेंसिटिव जो माहौल है, काफी सेंसिटिव जो अति संवेदनशील इलाका जिसको कहा जा सकता है, वो एलनाबाद होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि एलनाबाद और सिरसा के जो क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की घटनाएं देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल शांति प्रिय जो वोटिंग होती है या तमाम जो इलेक्शंस होते हैं, ऐसे में जो बाई इलेक्शन हुआ है, अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। हालांकि वो उनका ये कहना था कि जब तक किसान के जो मांगे हैं वो नहीं मान ली जाती तो अभय सिंह चौटाला विधानसभा नहीं जाएंगे। अब दोबारा से बाई इलेक्शन होता है, कहीं ना कहीं देरी के साथ शुरू होता है और दोबारा अभय सिंह चौटाला मैदान में उतरते हैं। और उसके बाद से ही जो है कांग्रेस की तरफ से जो है पवन बेनीवाल, जो पहले बीजेपी के कैंडिडेट थे, अब वो कांग्रेस की तरफ चले गए और गोविंद कांडा पे बीजेपी ने भरोसा जताया है। अब जो समीकरण यहां बनते आ रहे हैं वो ट्रायंगुलर फाइट के बनते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो तमाम जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो गोविंद कांडा का जब नाम प्रपोज किया गया तो कहीं ना कहीं मैं बात करूं सबसे हैवी वेट जो कैंडिडेट हैं वो बनकर सामने आए और उनका साफ तौर पे यही मानना है, बीजेपी का यही मानना है कि जो समाज सेवा वो हल्के के लोगों में करते हैं, हल्के के लोगों की जो मदद उन्होंने समाज सेवा के द्वारा की है, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलने वाला है। और बीजेपी की परिपाटी पर बिल्कुल खरे उतरने वाले जो नेता हैं वो गोविंद कांडा हैं। ऐसे में जो ट्रायंगुलर फाइट होती है तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, उनमें खींचतान शुरू हो गई। कहीं ना कहीं कल की जो घटना है उसकी जो है कड़ी निंदा जो तमाम जो लोग हैं वो करते हैं, लेकिन ऐसी घटना हुई क्यों, ऐसी घटना के पीछे कौन है, बहुत से सवाल हैं। हरियाणा न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि आज एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं जिसमें ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, जिसमें ऐसे लोगों को जो है पकड़ा जाएगा, ऐसे लोगों को जो है चिन्हित किया जाएगा जो कहीं ना कहीं किसानों के सहारे जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें हैं इस आंदोलन में, बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार का ये माफ कीजिएगा ये जो इलेक्शन है, जिस प्रकार का जो इलेक्शन है, इसमें बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं अब ये जो एलनाबाद बाई इलेक्शन है ये काफी गर्म होता जा रहा है। ऐसे में जो है सरकार है वो भी सतर्क है, इलेक्शन कमीशन है वो भी सतर्क है, सुरक्षा कर्मी है वो भी सतर्क है। देखने वाली बात यह है
कि ये जो इलेक्शन जो है वो मूड किस तरफ जो है करवट लेता है। क्या ये पूरा जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, शांतिप्रिय होता है या इसमें कुछ प्रकार की घटनाएं और होती हैं, क्योंकि कल की घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि कुछ समय मतलब 8 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन था, 13 तारीख को नामांकन लेने का आखिरी दिन है, उसके बाद जो प्रचार प्रसार जोरों पर होगा, तो ऐसे में बहुत समय पड़ा है प्रचार के लिए। शुरुआती दौर में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनती हैं। यश, बिल्कुल, यहाँ पर रवि एक बात और समझने वाली बात है, चूंकि समय बेहद कम है, खासतौर पर गोविंद कांडा के लिए, चूंकि अभी अभी वह भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए थे, फिर उनके नाम का ऐलान किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोविंद कांडा उम्मीदवार होंगे, लेकिन बहुत कम पीरियड है और इस कम पीरियड के दौरान भी इतनी कठिनाइयां, इतनी मुश्किलें देखने को मिल रही है। फिलहाल जो जानकारी ये सामने आई थी, इस घटनाक्रम के बाद, इस प्रकरण के बाद कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इनेलो की तरफ से चुनावी प्रचार की रणनीति फिलहाल क्या दिखाई दे रही है, आगे किस तरीके से चुनावी प्रचार इनका रहने वाला है, क्या रणनीति है? देखिए बीएस, बिल्कुल अभी जो है नामांकन प्रक्रिया खत्म हुई है। कल ही परसों जो है तमाम जो नेता हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, उसके बाद जो है एक दूसरे पे वार प्रतिवार जो है वो शुरू हो गया। अभय सिंह चौटाला ने आज जो कल का जो प्रकरण था, जो गुरुघर का जो प्रकरण था, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाए हैं, उस पर कहीं ना कहीं वो सख्त नजर आए हैं। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि समय और सीमा वो नहीं लांघनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार का जो प्रकरण गुरुघर में हुआ है, जिस प्रकार की जो धक्के मुक्की गुरुघर में हुआ है, उनका साफ तौर पे कहना है, मैं अगर कल मंदिर में जाता हूं तो इस प्रकार के साथ मेरे साथ बदसलूकी होती है तो कहीं ना कहीं मैं उसका जवाब उसी भाषा में दूंगा। तो साफ है, कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी जो जोर शोर है वो साफ नजर आता है इलेक्शन में। कहीं ना कहीं आने वाला जो इलेक्शन है, जिस प्रकार से इलेक्शन नजदीक आएगा, आज के हालातों के हिसाब से जो है काफी गर्म जो है वो एलनाबाद का इलेक्शन रहने वाला है। दूसरी बात मैं करूं प्रचार की, तो तमाम जो पार्टियां हैं वो दम भरती हैं विधानसभा जाने का। अभय सिंह चौटाला हैं, गढ़ रहा है उनका लगातार लंबे समय से यहाँ जो है उनकी जो एक छत्र छात्र जो राज रहा है। कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस की बात करूं, जिस प्रकार से कांग्रेस भी दम भर रही है कि किसान आंदोलन में जो बीजेपी का जो नैरेटिव बना है, बीजेपी के खिलाफ जो नैरेटिव बना है, उसका फायदा उठाने की जो है कोशिश कर रही है कांग्रेस। जिस प्रकार की मैं बात करूं बीजेपी की कहीं ना कहीं रणनीति है विकास कार्यों को लेकर। वो सिर्फ विकास के लिए, विकास के उनके जो नेता जो कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ना हमें जो है दबंगई की राजनीति पसंद, ना हम किसी को दबाना चाहते, हम सिर्फ हल्के का विकास कराना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गोविंद कांडा पे भरोसा जताया है, क्योंकि लगातार वो समाज सेवी के तौर पर जो है तमाम उनके हल्के के जो लोग हैं, उनके जो सिरसा के जो लोग हैं, उस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा नाम वो भी है। तो कहीं ना कहीं गोविंद कांडा के आने के बाद जो है इलेक्शन जो है ट्रेंगुलर हो गया है। पहले बीजेपी और कांग्रेस की फाइट जो है, कांग्रेस और इनेलो की जो फाइट है वो नजर आ रही थी। के बाद क्या आपने चुनावी प्रचार में कोई बदलाव करने वाली है, कोई अलग तरह से रणनीति बनाकर अब आगे चलेगी? जी यश, देखिए जिस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ है वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डराने वाला जरूर है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हम जो प्रचार है वो करेंगे। अपने जो विकास कार्य हैं, सरकार के जो विकास कार्य हैं वो निचले स्तर तक कैसे पहुंचे, आने वाले जो काम उन्होंने कराने हैं या जो उनकी समस्याएं हैं वो कैसे सुनी जाएं। तो ऐसे में बीजेपी का साफ कहना है कि वो किसी प्रकार की धमकियों से, किसी प्रकार की धक्का मुक्की से या किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन से डरने वाले नहीं है। हालांकि बीजेपी का जो अभी प्रचार प्रसार है वो अच्छी तरह से शुरू नहीं हुआ है। कल या परसों में जो बीजेपी है वो तमाम जो है रणनीति बनाकर किस प्रकार से किन किन गांवों का जो है एक रोड मैप तैयार करके फिर प्रचार के लिए उतरेगी, क्योंकि एक पूरा बड़ा जो हलका है वो एलनाबाद का माना जाता है। अमूमन जो है 30 से 40 किलोमीटर दूसरी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाती है, तो एलनाबाद हल्का करीब 60 किलोमीटर के दायरे में फैला है। तो ऐसे में एक जो है रोड मैप तैयार किया जाएगा जिसमें समय भी बचे और तमाम जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचा जाए। तो बीजेपी की साफ तौर पर यही रणनीति है कि वो रणनीति के तहत काम करना चाहते हैं, एक रोड मैप के तहत काम करना चाहते हैं। जी, और ये भी आपसे जानना समझना चाहेंगे, चूंकि लगातार आप इस उपचुनाव को कवर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं किस तरीके से जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपनी पूरी तरीके से फोकस इलाहाबाद उपचुनाव पर लगाए हुए हैं और तमाम स्ट्रेटेजी के तहत जमीनी स्तर पर उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और कांग्रेस की रणनीति में सबसे बड़ा अंतर क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए, जो कांग्रेस है वो सिर्फ किसानों के समर्थन पर इलेक्शन लड़ना चाहती है, किसानों के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। कहीं ना कहीं जो 3 रिफॉर्म बिल्स हैं वो कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी गलत लेके नहीं आई, बीजेपी गलत लेके आई और उनका जो विरोध प्रदर्शन जो है वो किसानों के समर्थन में रहेगा। कि कांग्रेस सिर्फ इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वो इलेक्शन में है। इनेलो की बात करूं, अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा नहीं जाना और जब तक किसानों की जो चीजें हैं, मांगे हैं, वो नहीं मानी जाती, मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। दोबारा से फिर विधानसभा में आए और बीजेपी कहती है कि हम विकास कार्यों को लेकर जनता को देखना है, अब वो किसके ऊपर भरोसा जताती है, क्योंकि ये एक लोकतंत्र है। अपना अधिकार, मत का अधिकार सबको होता है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, किसी को बहलाया नहीं जा सकता, किसी को खरीदा नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं मैं बात करूं, जिस प्रकार से जनता जागरूक है और जनता अपने जो विवेक का इस्तेमाल करके जो वोट पोलिंग करेगी, तो साफ तौर पे यही है कि जनता के हाथ में जो है जो कमान है। अब देखने वाली बात यह है जनता किसको विजय करके विधानसभा भेजती है। ऐसे में तीनों पार्टियां जो है वो दम भर रही हैं। बात करूं इनेलो किसानी के समर्थन में इस्तीफा दिया, कांग्रेस किसानों को समर्थन में ही जो है इलेक्शन लड़ रही है, बीजेपी, जेजेपी और हलोपा जो तीनों पार्टियां हैं वो विकास कार्यों को लेकर जो है उनका साफ तौर पे कहना कि हम विकास कार्यों को लेकर जो है प्रदेश में घूम रहे हैं। जी रवि कालीरमन, एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह है, क्या जो चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस इस उपचुनाव को लेकर तय की गई थी, जो आचार संहिता थी, क्या उसका ठीक ढंग से जमीनी स्तर पर पालन हो पा रहा है? क्योंकि कहा था चुनाव आयोग ने कि डोर टू डोर आप कैंपेनिंग कर सकते हैं महज कुछ लोगों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक इस प्रकार का जो चुनाव प्रचार है वो शुरू नहीं हुआ है। हालांकि आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार का जो चुनावी प्रचार है वो तमाम पार्टियों के द्वारा शुरू किया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियां हैं वो दम जरूर भर रही हैं कि हमारा जो जनाधार है वो उनसे बड़ा है, उनका जनाधार उनसे बड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक जो चुनाव आयोग ने जो है लिमिट जो तय की गई है, जो गाइडलाइन जो की गई है, कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल्स को भी देखना होगा। तो तमाम पार्टियों के लिए सेम प्रोटोकॉल्स हैं, सेम गाइडलाइंस हैं। तो आने वाला समय बताता है कि कौन सी पार्टी किस तरह से इलेक्शन में जो है प्रचार प्रसार करने वाली है। जी चले रवि, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि भाकियू के महासचिव सतीश नंबरदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। सतीश जी, लगातार हम तमाम खबरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो भी इलाहाबाद उपचुनाव में घटनाक्रम सामने आ रहा है, लेकिन एक घटनाक्रम जो सामने आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु घर जाते हैं, लेकिन कुछ तथाकथित लोग वहां पर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धक्का मारकर धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकाल देते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर कौन लोग हैं जो इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं? अब तो फिलहाल एफआईआर भी दर्ज हो गई है। भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी उपद्रवी का समर्थन नहीं करता और जो इस तरह की जो घटना करते हैं उनके खिलाफ 100% एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ पूरी की पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता और बिल्कुल ये जो इस तरह के लोग हैं देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। लेकिन सतीश जी, सवाल यही तो है, ये लोग कौन हैं? सवाल यही तो है, ये लोग कौन हैं? ये लोग किसान आंदोलन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो किसान की जो एक अन्नदाता है उसको बदनाम करने की साजिश। मतलब आप मानते हैं कि ये किसान नहीं है? सतीश जी, आप मान रहे हैं ना कि ये किसान नहीं है? कुछ लोग हैं जो किसानों के कंधों का, किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इस तरह का ये भाई किसान हो ही नहीं सकता। ये जो एक तरह के जो दूसरी पार्टी ने दूसरे की तरह इस तरह हमले करवाने का काम करते हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो बैनर लेकर इस तरह का जो काम करते हुए मैं उनको देशद्रोही बोलने का काम करता हूँ। इस तरह का काम उन्होंने नहीं करना चाहिए। मैं पूरे किसान समाज से अपील करूंगा और कोई भी ऐसा काम ना करे जो भी ये सरकार और ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार मुठभेड़ की राजनीति करना चाहती है। पूरे किसान समाज इससे बचने का काम करे। जी सतीश जी, बात यहाँ पर इतनी जरूर समझ आती है कि एक विरोध है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है विरोध करने का, और लगातार किसान आंदोलन चल भी रहा है, पिछले 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है।
तो इस विरोध को, इस गुस्से को वोट की चोट के जरिए दिखाया जा सकता है अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है। लेकिन अगर इस तरीके से घटनाक्रम सामने आएगा तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यस भाई, बिल्कुल। संयुक्त किसान मोर्चे ने अपने बैनर पर यह बात बोली है, अपने स्टेज से यह बात बोली है। और संयुक्त किसान मोर्चा किसी को भी वहां पर ना कोई इसका लिखित उम्मीदवार है, ना किसी एक पक्ष में लोग अपने विवेक से वोट दें। और जो इस तरह की घेराबंदी की, जो धक्का मुक्की की, किसी पर भी हमला करने की करती है, कार्रवाई करता है, उससे अपने संविधान के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अगर पूरे किसान समाज से मैं अपील भी करना चाहूंगा, और कोई भी इस तरह की घटना में शामिल ना हो और किसी के भी बहकावे में ना आके अपनी जिंदगी खराब करने का काम ना करे। क्योंकि आज कुछ चंद राजनीतिक पार्टियां किसानों का इस्तेमाल करना चाहती हो। हर किसान को अपने अपने विवेक से इस तरह के जो मुठभेड़ है उससे बचने का काम करें। जी सतीश जी, आप तो ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो लगातार सुर्खियों में है पिछले 10 महीनों से, उनको आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए इस मामले को लेकर कि आखिर ये है क्या और पूरा घटनाक्रम है क्या, उनका कोई इससे कोई नाता है या नहीं है। तो स्पष्टीकरण तो देना चाहिए आधिकारिक तौर पर। जी यस भाई, माननीय चंदूरी साहब, गुरनाम सिंह चंदूरी ने बिल्कुल अपनी वीडियो जारी करके बोला है कि इस तरह की हमारी किसी भी घटना में कोई हाथ नहीं। जो भी इस उपद्रव करने का काम करता है उसके खिलाफ पूरी की पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा अपनी तरफ से कोई भी उसके समर्थन में खड़ा नहीं होगा और सरकार को अपना काम और अपनी इंटेलिजेंसी को अपना काम करना चाहिए। जो किसी को धक्का मारता है बिल्कुल वो देशद्रोही है, उसका संयुक्त किसान मोर्चे को कोई लेना देना नहीं। जी लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में तो इस तरह का नहीं देखा गया था, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि इस एलनाबाद के उपचुनाव में ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? क्या इसमें किसी दल का हित है क्या? बिल्कुल किसी दल का, जो खास करके हमेशा एक विरोध की राजनीति करने का काम करता है। क्योंकि पूरा किसान समाज संयुक्त मोर्चे का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है और हमेशा उसने देश की बात करी है। किसान एक अन्नदाता रहा जिसको किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो इस तरह की जो घटनाओं को बढ़ाने का काम करते हैं संयुक्त किसान मोर्चे का, उससे कोई लेना देना नहीं। हम गांधी के देश के अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले और जो सर छोटू राम के अनुयायी हैं, जितना भी किसान समाज है उसके अनुरूप चलने वाला है, ना कि कोई भी इस तरह का उपद्रव करने का काम। जी आपको लग रहा है कि ये जो तथाकथित लोग हैं जो इस तरीके से नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को एलनाबाद उपचुनाव में कोई फायदा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। लोग अपने विवेक से वोट देंगे। हार जीत सब किस्मत की है, अपने विवेक से वोट देंगे और जिसके भाग्य में होगा उसको मिलेगा। इस तरह की घटनाओं को देकर ये जो मेरा जो आज का युवा यंगस्टर है उसकी जिंदगी खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं भड़का के। और क्योंकि एक साथ का उनका भी मुकदमा हो जाता है तो पूरी जिंदगी खराब होती है। तो इस तरह किसी के भी गलत बहकावे में ना आए और हमेशा संविधान के अंतर्गत रह के अपना हर एक काम अपना आंदोलन करे और विरोध को विरोध की तरह करे, ना कि कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। ये देश का लोकतांत्रिक ढांचा है, इसके समर्थन में अपना काम करे। और जैसे ये अपना प्रचार, सबको प्रचार करने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का इस देश में अधिकार है। जहाँ पर भी गलत होता है पूरा देश देख रहा है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर अपील करता है अब कोई भी हिंसा की कार्रवाई ना करे और शांति से अपना आंदोलन आगे बढ़ाए। इसी तरह देश की उन्नति भी होगी, किसान समाज की भी उन्नति होगी और अन्नदाता गरीब आदमी सबका भला इसी में है। और मुद्दे बहुत है, महंगाई के मुद्दे हैं और काफी मुद्दे हैं। लेकिन सतीश जी, इस घटना के सामने आने के बाद तो किसान ही बदनाम हो रहा है ना। लेकिन जब तक फिर संयुक्त किसान मोर्चा आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं करेगा, अपना स्पष्टीकरण नहीं देगा, आप भी जिस तरीके से मान रहे हैं कि कुछ तथाकथित लोग हैं जो इस तरीके से नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चा कब आएगा आगे? संयुक्त किसान मोर्चे के माननीय तरूणी जी ने खुद अपना वीडियो जारी करके बोल दिया है। क्योंकि
आजकल सारे के सारे वहां पर घटना हुई थी लखीमपुर खीरी, वहां पर सारे के सारे जो संयुक्त मोर्चा है उसके न्याय के लिए लड़ रहा है। और इसकी भी अब आजकल में जो संयुक्त मोर्चे की कल बैठक हुई थी उसमें भी ऐलान कर दिया था, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें रख दिया जाएगा ये विचार। और कोई भी सबको अपना प्रचार करने का अधिकार है, कोई किसी के आगे ना अड़े और सब अपने हिसाब से प्रचार करे और देश की उन्नति में अपनी सहयोग दे। जी ठीक है सतीश जी, मेरा एक और सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि इस उपचुनाव की रणभूमि में संयुक्त किसान मोर्चा की आगे की रणनीति क्या है? संयुक्त किसान मोर्चा का ये ही आह्वान है, जो किसान हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, जो किसानों के भले की बात करेगा आप उसको वोट दीजिए, आप अपने विवेक पे वोट दीजिए। संयुक्त किसान मोर्चा किसी एक आदमी को नहीं बोलता कि ना के किसी एक राजनीतिक दल को बोलता, अब आप उसको समर्थन दीजिए और उसको मत दीजिए। सिर्फ यही मुद्दा कहने का, अब भाई अपने विवेक पे जिसने किसान के लिए काम कर रहा है आप उसका समर्थन करिए, जो नहीं दे रहा, जो किसान को नुकसान पहुंचाता है आप उसको वोट मत दीजिए। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ दल नहीं है। आपने पीछे देख लिया होगा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को भी माइक ना देकर संदेश ना देकर उन्होंने अपना पूरे का पूरा आधार स्पष्ट कर दिया था। अब भाई संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता। जी सतीश जी, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र के साथ किसान नेताओं की बातचीत अब तक नहीं हो रही है, एक लंबा समय हो गया है, तो ऐसे में फिलहाल जो बातचीत नहीं हो रही है, जो संवादहीनता की दीवार जो खड़ी हो गई है, इसका असर इन उपचुनावों में कितना देखने को मिलेगा? देखो मेरे भाई, ये तो पूरा देश देख रहा है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रास्ता रास्ता रास्ता, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता दूं कि इसका इस चुनाव पर काफी प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाकर किसानों से बात करनी चाहिए, क्योंकि किसान भी इसी देश के है, सरकार भी इसी देश की है। क्योंकि ये सरकार भी एक खुद चाहती है, महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किसान आंदोलन का सहारा ले रही है और किसानों को एक बलि का बकरा बनाने का काम किया जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे किस तरह देश में महंगाई का त्रिशम टूटा हुआ है। हर आदमी आज रोटी खाने के लिए तरस रहा है और सरकार अब किस तरह आंखें बूंदी बैठी हुई है, इसका सबका सब असर इस चुनाव में दिखाई देगा। सतीश जी, एक और बात को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा और आपकी जो राय है वो समझना और जानना चाहूंगा। वो ये है कि अभय सिंह चौटाला ने जिस बात को कहकर इस्तीफा दिया था, वो सारे मुद्दे तो आज भी ज्वलंत हैं और समय के साथ और बड़े स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। और लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो घटनाक्रम हो रहा है, आप इसके पीछे वजह क्या मानते हैं, किसको वजह मानते हैं? देखो माननीय चौटाला साहब, अब जी न चुनाव नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने खुद ये बोला था कितने किसानों को न्याय नहीं मिलता, मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। और वे दोबारा जीत गए तो इस तरह की नौटंकियां होती रहती है और ये जनता सब समझती है आज कौन किसान है देशी है और कौन नहीं है। क्योंकि आज इस चुनाव को तो एक ड्रामा बनाकर छोड़ दिया। किस तरह आज एक मानवीय किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। चंद पार्टी के आदमी मिलेंगे, ना कि कोई किसान मिलेगा। और किसान हमेशा अपने देश की समृद्धि के लिए काम करता है, ना कि किसी इस तरह की जो घटना होगा। क्योंकि पिछले 10.5 महीने के करीब हो गए किसान अपना किस तरह शांति के साथ आंदोलन आगे बढ़ा रहा है। ये सिर्फ एक मैं कहना चाहूंगा, हर पार्टी को अपनी सीमा में रहकर बात करनी चाहिए और सबको समानाधिकार, स्वतंत्र राष्ट्र समानाधिकार के हिसाब से सबको अपना प्रचार और जनता के बीच में अपनी बात रखनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप होने का काम जनता जनार्दन का है, ना कि कुछ लोगों का। जी चलिए सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय किसान यूनियन की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। तो इस घटनाक्रम को लेकर, इस प्रकरण को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और ये समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस सियासत को किसकी नजर लग गई है और ये सियासत आज किस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। तो ये एफआईआर की कॉपी है जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। इसमें धाराओं को लेकर भी स्पष्ट किया गया है कि इस मामले पर कौन कौन सी धाराएं लगी है।
चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, लगातार हम इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं गुरु घर, वहां पर उनको जाने नहीं दिया जाता बल्कि धक्का मारकर उनको बाहर कर दिया जाता है। तो इतना नफरत का माहौल कौन से लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, वीडियो पर उनके चेहरे भी हैं, उनके खिलाफ सबूत भी है, वे अब पर्दे में नहीं हैं, वे सब लोग बेनकाब हो चुके हैं, एक्सपोज्ड लोग हैं। वो कौन लोग हैं, उनका क्या उद्देश्य है, मुझे लगता है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ऐसे लोग न केवल संविधान और कानून की दृष्टि में अपराध कर रहे हैं, अपितु वे उन गुरुओं का, इष्ट देवों का, देवियों का भी निरादर करते हैं, जिनके स्थान पर आने वाले लोगों का वो निरादर करते हैं। ये केवल और केवल जो है कानूनन अपराध नहीं है, ये गुरुओं का निरादर भी है। और जिन्होंने गुरुओं का निरादर किया है, जिन्होंने गुरु घर का अपमान किया है, ऐसे लोगों को जो है उनको पहचान करके सामाजिक तौर पर भी उनका बहिष्कार होना चाहिए। उनके खिलाफ चौतरफा निंदा के प्रस्ताव पारित होने चाहिए, ताकि वे समाज के भीतर आंख उठाकर भविष्य में चल ना पाए और दूसरे कोई लोग इस तरह की घिनौनी, निम्न स्तर की, निकृष्ट तरह की, नीचता की घटना को अंजाम भविष्य में न दें। गुरु घर सबके हैं, मंदिर सबके हैं, और सबसे बड़ी बात, ये प्रजातंत्र का मंदिर कुछ मुट्ठी भर असामाजिक तत्वों के हवाले नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र के इस मंदिर में हम सबका बराबर का अधिकार है, हर एक को इसमें अपनी बात कहने का अधिकार है। धक्का देने का और धक्काशाही का किसी को हक नहीं है। जो धक्के का बर्ताव करेंगे उन्हें जनता भी सामाजिक और राजनीतिक तौर पर धकिया करके उनको शून्य पर पहुंचा देगी। हमें इस बात का पूरा भरोसा है। जी चलिए प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पक्ष रखने के लिए।